हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज आपको बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान से आप लोग इसे देखिए और समझिए। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है और इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। तो इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिए। ओके, तो चलिए सर, जैसे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है 3x आपको लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और जो है इनकंसिस्टेंट। तो मैंने सर जी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो है बेसिकली आपको हमने तरीका सिखाया था कि जब बेसिकली हमारे लाइन पेयर ऑफ लाइंस जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट पे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाते हैं और उन्हें हम साथ ही साथ में क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, दूसरा कंडीशन ये था कंसिस्टेंट का, जब हमारे बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है, सेम पाथ को फॉलो करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी हमने आपको ये सिखाया था कि बेसिकली जो है उस केस में हमारा जब कोइंसिडेंट लाइन होता है तो उसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, तो भी हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है और उसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। तीसरा कंडीशन आपको हमने ये सिखाया था कि ये a1 a2 और b1 b2 का पेयर ऑफ इक्वेशंस में से रेशियो सेम है और थर्ड के साथ नॉट इक्वल है c1/c2 के साथ, तो वो हमारा बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका इनकंसिस्टेंट कहलाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में हमारे पेयर ऑफ लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल लाइन होते हैं। क्या होते हैं सर? पैरेलल लाइंस होते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ओके सर, तो इतनी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको हमने थोड़ा सा रिवाइज करा दी जिससे कि आपको वो चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए और फिर आप उसे अच्छी तरीके से मतलब जो है समझ सके। चलिए सर, हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला काम सर देखिए, यहाँ पे 3x + 2y = 5 लिखा है, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा? हम तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है सर? क्योंकि आपका देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a1x + b1y + c1 = 0 होता है और यहाँ पे आप देखो तो आपका 0 नहीं है सर, यहाँ पे क्या है, वैल्यू लिखी हुई 5 है। इसका मतलब इससे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो इसी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दीजिए और फिर उसके बाद आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपसे ये कहा गया है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया सर, तो आपका दिया गया 3x + 2y, आप ये मींस +5 है तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया सर, 0। अब ये सर स्टैंडर्डाइज हो, अब आप इसे क्या करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लोगे। a1x प्लस क्या हो गया सर, b1y + c1 = क्या हो गया सर, 0 हो गया। नाउ कंपेयर, इस तरीके से आपने क्या किया सर, कंपेयर कर लिया दोनों इक्वेशन को। कंपेयर करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो x का कोफिशिएंट सर a1 है, तो a1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 3 है तो ये a1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है सर, 2 है, तो इस तरीके से जो है आपका b1 की वैल्यू क्या आ गई सर, 2 आ गया। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है सर, c1 है और यहाँ पे क्या है, -5 है, तो c1 = क्या हो गया सर, -5 हो गया। तो आपके पास a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया, तो इस तरीके से जो है आपने a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल दी। अब इसी तरीके से मतलब इक्वेशन नंबर 2 से बात करेंगे, तो ध्यान से बस आप मेरे भाई को देखते रहिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको हम तरीका सिखाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है ना? अब इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को देखिए, 2x - 3y लिखा हुआ है सर, 2x माइनस क्या लिखा सर, 3y = क्या 7 है, तो ये पॉजिटिव 7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, -7 हो जाएगा। तो 2x - 3y - 7 = क्या हो गया सर, 0 हो गया। अब इस तरीके से सर आप क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a2x + b2y + c2 = क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। बोलो, आया समझ में? क्लियर हो गया? अब इस तरीके से जो है सर यहाँ पे कंपेयर करें, नाउ कंपेयर। अब आप कंपेयर करेंगे सर, दर्शन करें क्या होगा। तो x का कोफिशिएंट a2 है, तो a2x का कोफिशिएंट क्या है सर, 2 है। y का कोफिशिएंट क्या है सर, b2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या -3 है। कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, c2 है और ये क्या है, वैल्यू -7। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 आ गया, तो ये आपके पास क्या सर, वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर, अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है सर, रेशियो फाइंड आउट करना होता है, a1 a2 का रेशियो। चलिए निकालते हैं सर, a1/a2 करते हैं सर। a1/a2 को पिक्चर में देखें तो आपके पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखिए 2 है, तो इस तरीके से क्या हो गया सर, 3/2 आ गया। इसी तरीके से b1/b2 आप देखिए, b1 की वैल्यू आपके पास 2 है और b2 की वैल्यू क्या है, -3 है, 2/-3 है। लो सर देखिए,
अब यहाँ पे 3/2 है, 2/-3 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? सर अभी इक्वल नहीं है तो आगे प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हम लिखेंगे देन a1 जो है नॉट इक्वल, a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू ये आपका b1/b2 आ गया सर। तो आप यहीं पे जो है प्रोसीजर को रोक देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आपका ये पहला कंडीशन मैच कर गया। जब बेसिकली a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे बेसिकली जो सिस्टम्स होते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो आपका बेसिकली कैसा इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता है तो वो हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। सिस्टम कैसा हो जाता है, पेयर ऑफ इक्वेशन जो होता है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, अब इस तरीके से आप लिखेंगे बेसिकली पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ इक्वेशन और इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड सिस्टम, मतलब पेयर ऑफ कंसिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, एंड कंसिस्टेंट। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सीखा कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है और इस तरीके से हमारा सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। बोलो आया सर समझ में निकले? कोई दिक्कत इसमें सर जी? आप इसे ध्यान से वॉच कर लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके चलिए, इसका हम सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई? ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, इसका सेकंड पार्ट बात करेंगे। टोटल 5 पार्ट से बारी बारी से एक सीखेंगे, बस आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए सर सेकंड पार्ट के बारे में जिक्र करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा ये है 2x माइनस जो है 3y इक्वल टू आपको दे रखा है सर जी 8 गिवन है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 टेक कर लीजिए। इसके बाद जो है 4x माइनस 6y लिखा होगा, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू आपका 9 गिवन है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 टेक कर ले। ठीक उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो भी हमने इक्वेशन नंबर 1 में किया। इक्वेशन नंबर 1 के बेस पे करते हैं सर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ध्यान से बस आप देखते चलिए। फ्रॉम ए ई क्यू की पावर n का मतलब दैट स्मॉल शॉर्ट टर्म में है इक्वेशन। ओके तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, वैसे पॉजिटिव 8 है, इधर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अब इसके बाद जो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है सर 0 होता है। अब आप इसे कंपेयर कर लिए, x का कोफिशिएंट a1, तो a नाउ कंपेयर आप लिख सकते हो, नाउ कंपेयर किया आपने तो इस तरीके से x का कोफिशिएंट a1 है तो a1 इक्वल टू क्या आ गया सर 2 आ गया। y का कोफिशिएंट b1 है तो b1 इक्वल टू क्या आ गया -3 सर विद साइन। हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखना है कि विद साइन कंपैरिजन करना है, विदाउट विद साइन आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन तुरंत क्या हो जाएगा सर गलत हो जाएगा। मेरे भाई बोलो बस समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हमें फुल मार्क्स चाहिए सर, फुल मार्क्स चाहिए तो बहुत ध्यान से मैथ्स वाले को आप स्ट्रेस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर देखिए आपके मार्क्स बनना चालू हो जाएंगे। बस फुल में फुल रहेंगे सर एवरेज, ठीक है ना। आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड कर रहेंगे। आप टेंशन ही 9th वाले भी ये लोग भी हो, ये 10th अभी चल रहा है तो दोनों क्लासेस हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से बस देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए आप इसे अच्छे से देखते रहिए, सीखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो मेरे भाई लोग, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है और अच्छा लगता है, ठीक है ना। भी काम करने में मजा आता है, ठीक है ना, ऑनलाइन काम करने में। ओके तो चलिए सर आगे बात करते हैं। तो a1 इक्वल टू 2 हो गया, b1 इक्वल टू क्या हो गया -3 हो गया। कांस्टेंट टर्म आपका क्या है सर c1 आपका दे रखा है, -8 आपको दे रखा है सर। बोलो क्लियर होगी? अब इसके बाद जो है सर आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से आप देखें तो ये आपका क्या है सर 4x माइनस 6y है, ये +9 है सर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस तरीके से जो है नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखिए a2x प्लस क्या है b2y और प्लस क्या है c2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इस तरीके से आप इनको क्या कर लीजिए सर कंपेयर करिए, तो नाउ कंपेयर। अब इस तरीके से x का कोफिशिएंट क्या है सर a2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर 4 है। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट देखिए सर b2 है और वहां पे देखिए y का कोफिशिएंट -6 है। अगला देखिए सर कांस्टेंट टर्म c2 है, c2 का देखिए सर -9 लिखा हो। बोलो क्लियर हो गया सर? तो अब आपने इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करके फिर आपने वैल्यू ऑब्टेन कर लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की आपने वैल्यू अच्छी तरीके से ऑब्टेन कर ली। वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप रेशियो निकालिए सर, a1 अपन a2 जो है सर आप निकालेंगे। a1 की वैल्यू आपके पास 2 है, a2 की वैल्यू आपके पास कितना है सर 4 है। अब देखिए सेम टेबल के तो इसलिए आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 गया, 2 2 जा 4 आ गया, दैट मींस कितना आ गया 1/2 आ गया। ओके इसी तरीके से आप अब क्या करेंगे सर b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, b1/b2 का रेशियो निकालेंगे।
अब b1 की वैल्यू देखिए -3 है और डिवाइडेड बाई में b1 हो गया सर, b2 देखिए -6 है। अब में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सेम टेबल है सर, 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या आ गया सर 1 अपॉन 2 आ गया। बोलो क्लियर है सर जी। ठीक इसी तरीके से सर जी अब आपको क्या करना है सर, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग, ठीक है। अब इस तरीके से b1 बाई b2 हो गया। अगला निकालेंगे सर c1 बाई c2। c1 बाई c2 जब आप निकालेंगे तो देखिए सर माइनस वहां पे देख सकते हैं, c1 आपका -8 है और c2 आप पिक्चर में देखिए तो -9 है। कैंसिल करेंगे तो आपका बेसिकली क्या हो गया 8/9 आ जाएगा। तो यहाँ से c1 अपॉन c2 जो आ गया वो 8/9 आ गया। अब आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, a1 a2 1/2 है, b1 b2 1/2 है और c1 बाई c2 8/9 है, जो कि बेसिकली आपस में थर्ड के साथ रिलेशन कैसा हो गया, नॉट इक्वल का हो गया। अब आप लिखेंगे देन a1 अपॉन a2 इक्वल टू जो है सर b1 अपॉन b2 है, नॉट इक्वल टू क्या है सर c1 अपॉन c2 है। तो आप ये चीज जैसे देखिए कि पहले दो रेशियो सेम है और थर्ड के साथ नॉट इक्वल है, तो हमारे जो लाइंस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो आपके पैरेलल लाइंस हो जाती है। तो बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस एंड सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा कैसा हो जाता है सर जी, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि? तो इस तरीके से आप लिखेंगे देयरफॉर, अब इस तरीके से लिखेंगे मींस पेयर ऑफ इक्वेशंस, आप लिखिएगा पेयर ऑफ इक्वेशंस और ध्यान दीजिएगा पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, आप क्या लिखेंगे भैया पैरेलल लाइंस, क्या लिखेंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस और फिर इसके बाद जो है एंड इनकंसिस्टेंट। क्या होगा सर जी, क्योंकि नो सॉल्यूशन होता है तो इस वजह से हमारा कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गया सर जी? तो ये समझ जाएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी कैसे उतारना है, ओके ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी को, मेरे भैया लोग बहुत ही क्लीन आपको समझाने की कोशिश करने की जा रही है, ठीक है। बस ध्यान से आप देखते रहो बिल्कुल प्रोसीजर को, ओके। बोलो आया समझ में, ठीक है। चलो सर अगला थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे अब, बस आप ध्यान से बिल्कुल वीडियो को वॉच करते रहिए, समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और प्रीवियस जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखे वो आप देखते रहिए, प्रीवियस वीडियोस में बने हुए, बाद में इस प्लेलिस्ट में बना देंगे, ठीक है, जब 5-6 चैप्टर हो जाए। अगला जो है फिर इसके बाद नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है सर। अब चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये दिया गया सर 3/2 x लिखा हुआ है, प्लस आपका जो है 5/3 y है, और इसके बाद जो है इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 7 सर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 टिक करेंगे। इसके बाद दूसरा जो दिया गया 9x माइनस क्या है सर जी 10y है, इक्वल टू आपको क्या दे रखा है सर 14 दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है सर जी आपका क्या है फ्रॉम इक्वेशन 5, ये आपका इक्वेशन है। आप सबसे पहले जब इक्वेशन गिवन हो और ऐसी बातें आपसे पूछा जाता है तो आप ये देखिए कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम होता है आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a1 b1 c1 ऑब्टेन करें, फिर a2 b2 c2 ऑब्टेन करें, और फिर इसके बाद वैल्यू को निकालें, आगे वो रेशियो करें, और जैसा रेशियो है उसके हिसाब से आप बता दें कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ओके। तो चलो सर आ जाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपका क्या हो गया सर 3/2 x हो गया, प्लस आपका 5/3 y हो गया, ये प्लस 7 है तो इधर आएगा -7 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। बोलो आ गया समझ में सर। अब इस तरीके से इसे आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे a1x प्लस क्या हो गया सर b1y और प्लस c1 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। अब इस तरीके से जो है आप इसे क्या करेंगे नाउ कंपेयर करेंगे, तो नाउ कंपेयर कर दीजिए सर जी अच्छी तरीके से। चलिए सर x का कोफिशिएंट क्या है सर a1, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3/2 है। ठीक इसी तरीके से y का कोफिशिएंट क्या है b1, y का कोफिशिएंट क्या है सर 5/3 है। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म c1 है और इसकी वैल्यू क्या है -7। आगे बस समझ, तो a1 b1 और c1 आपके पास वैल्यू गिवन है, ठीक। अब इसी तरीके से जो है आगे बात करें। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से नाउ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप करते हैं तो 9x - 10y इक्वल टू क्या लिखा सर 14। तो आप यहाँ पे देखिए तो x का मींस आप इसे राइट डाउन करें 9x - 10y, देखिए 14 लिखा हुआ है तो प्लस है इधर आएगा तो -14 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया, ठीक। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे a2x प्लस क्या होता है सर b2y और प्लस क्या होता है c2 इक्वल टू क्या होता है सर 0। बोलो आया समझ में। अब आप कंपेयर करें x का कोफिशिएंट क्या है सर a2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 9 है, y का कोफिशिएंट क्या है सर b2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -10 है, कांस्टेंट टर्म आपका c2 और यहाँ पे कितना -14 है।
बोलो आया सर समझ में? नहीं क्लियर है? अब इस तरीके से जो है सर आपका A2 आ गया, B2 आ गया और C2 आ गया। अब इसके बाद क्या करने वाले, रेशियो ऑब्टेन करेंगे। तो अब चलिए सर कर लेते हैं, बिल्कुल इतना समझ में आ गया सभी को या नहीं, बोलो क्लियर है? तो A1 अपान A2 आप देखिए सर, A1 की वैल्यू आपको दे रखा 3/2 और यहाँ पे देखिए सर 9 गिवन है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सर आप 9 अपान 1, तो ये जो टर्म है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म इसमें आपका मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया? तो न्यूमरेटर आपको मान लो 9 अपान 1 भी लिख सकते हो ना, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, क्लियर हो गया? आपने ये फार्मूला सीखा होगा, A मींस डिवाइड बाय B अपान C होता है, तो इसे A अपान B इनटू क्या होता है, C हो जाता है, ठीक है ना भैया? तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है आपके पास 3 अपान 2 इनटू कितना हो गया 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 अपान कितना आ गया 6 आ गया, बोलो क्लियर है ये? तो A1 बाई A2 का जो रेशियो आ गया आपके पास वो आ गया सर 1 अपान 6 आ गया। ठीक इसी तरीके से अब हम B1 अपान B2 निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो B1 अपान B2 का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। B1 आपके पास 5/3 है, आप ध्यान से बस देखते रहिए 5/3, और B2 जो आपके पास है सर आप पिक्चर में यहाँ देखिए -10 लिखा हुआ है। अब -10 है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर जी B1 अपान B2, तो B1 अपान B2 की वैल्यू ये 3 आपका नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 अपान -3 इंटू कितना हो गया 10 हो गया, ये माइनस था, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 अपान क्या हो गया -3 इंटू 2 -6 आ गया। अब देखिए सर यहाँ पे पॉजिटिव 1 अपान 6 और यहाँ पे नेगेटिव 1 -1 अपान 6 है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि रेशियो मतलब साइन की वजह से आपका वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, और जब वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये कैसा हो गया, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट रेशियो हो गया। तो आप इस तरीके से दैट मींस लिखेंगे देन A1 अपान A2 जो है नॉट इक्वल हो गया B1 अपान B2 के कॉन्सेप्ट से, तो A1 अपान A2 जो है नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, दैट मींस क्या हो गया, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस आर, अब आगे यहाँ लिखेंगे बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस आप लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो है इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, एंड सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, जब हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, सिस्टम का मतलब है पेयर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम का क्या मतलब है, पेयर ऑफ इक्वेशन, तो एंड सिस्टम इज क्या लिख देंगे, कंसिस्टेंट, क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। बोलो आया सर समझ में, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या होता है सर करना होता है, बोलो सर समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन थर्ड के साथ तीसरे पार्ट में आपको कवर करा दिए गए। बोलो आया सर समझ में, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो चलो सर अगली बात करते हैं फोर्थ पार्ट के इसकी, बस आप ध्यान से केवल देखते रहिए और समझते रहिए। बोलो आ रहा है समझ में सर, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देख रहे कितना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा है ना भैया लोग? बोलो आप, चलो सर आगे ध्यान दीजिए, जो चीज नहीं है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है सर 5x माइनस जो है 3y इक्वल टू आपको दिया गया है सर 11, ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 टेक करेंगे। दूसरा आपको दे रखा है -10x, और फिर इसके बाद प्लस जो है 6y दे रखा है इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, -22 दे रखा है, ठीक है ना। -10x प्लस 6y इक्वल टू कितना दे रखा है, -22 दे रखा है। तो चलिए सर करते हैं, इस इक्वेशन नंबर आप सेकंड ले लेंगे, सेम वही काम करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा सर, 5x माइनस 3y, ये पॉजिटिव 11 है, इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया सर, 0 हो गया। तो इस तरीके से इसे आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, a1x प्लस क्या होगा सर b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पे आपका -3 है, कांस्टेंट टर्म c1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, -11 है। आगे बस समझ में नहीं, बोलो सर समझिए तो आ रहा है ना कंपैरिजन, क्लियर? ओके, अब इसके बाद जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से जब आप बात करेंगे तो आपका क्या है, -10x है प्लस 6y है, ये -22 है, इधर आएगा तो +22 हो जाएगा, +22 इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। ठीक, अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके पास a2x प्लस क्या हो गया सर, b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया सर, 0 हो गया। अब आप इसे कंपेयर करें, यदि आप इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए सर x का कोफिशिएंट a2 है, तो a2 आपका x का कोफिशिएंट क्या है सर, -10 है। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट आपका b2 है, और यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट 6 है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म आपका c2 है, और उसकी वैल्यू क्या है सर, 22 है।
आगे बस समझ में। तो A2 माइनस 10 हो गया, B2 आपका 6 हो गया और C2 जो आपका है कितना हो गया 22 हो गया। बोलो आया सर समझ में आने क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है सर अब आपको क्या करना है, ध्यान से बस आप देखते रहिए। अब हमें रेशियो करेंगे, क्या करेंगे रेशियो। अब हमें A1 B1 C1 मिल गया, A2 B2 C2 मिल गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे सर। ओके चलो आज अभी कंपेयर कर A1 अपॉन A2 निकालना। देखिए सर 5 है अपन देखिए यहाँ पे क्या है -10 है, तो 5 के लोगों का टेबल है 5 1 5 2 जो इस तरीके से -1/2 आ गया। ठीक है ना सर, ये आपका A1 अपॉन A2 आ गया। ठीक इसी तरीके से अगला फाइंड आउट करेंगे B1 अपॉन B2। B1 की वैल्यू आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए -3 गिवन है और B2 की वैल्यू 6 है, तो -3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये भी कितना आ गया -1/2 आ गया सर। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है सर। ठीक इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म C1 आप देखिए, C1 आपको माइनस है, C2 तो C1 आपको -11 दिया है और C2 जो है 22 है, ये भी सेम टेबल 11 1 11 2 तो -1 क्या आ गया सर 2 आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हो सर तीनों रेशियो क्या हो गए सर सेम हो गए, तीनों रेशियो क्या हो गई सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो बोथ लाइंस लिखेंगे देन A1 by A2 इक्वल टू आपका B1 by B2 इक्वल टू क्या हो गया C1 by C2। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, देन आप यहाँ पे आगे लिखेंगे देयरफॉर। अब इस तरीके से बोथ लाइंस आप लिख सकते हो या हाँ देयरफॉर लगा लो ऐसे, बोथ लाइंस आर क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन। क्या लिखेंगे बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना भैया, और इस तरीके से दैट मींस हैव मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसके क्या होंगे मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और जब मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो उस केस में सिस्टम कैसा होगा देन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा हो गया कंसिस्टेंट होगा। तो सिस्टम इज हमारा कैसा हो गया सर कंसिस्टेंट हो गया। बोलो आया सर समझ में क्लियर हो गया। तो देख लो सर घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना सिखा रहे हैं, तो ध्यान से आप देखते रहिए और समझते रहिए बिल्कुल। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोलिए आ गया सर समझ में। ठीक है तो चलिए सर अगला पार्ट करते हैं, इसका 5th पार्ट करेंगे। ध्यान से बस आप देखते रहिए, 5th पार्ट में बात करते हैं। बहुत ही आसान है, बस आप केवल ध्यान से वीडियो को वॉच करते रहे और समझते रहे। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद जो है सर 5th पार्ट की बात कर लेते हैं सर, और इस तरीके से फिर क्वेश्चन 3rd हमारा पूरा क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा सर सारे पार्ट्स। ठीक है तो आपके पास दिया गया सर 4/3 x आपको गिवन है सर, और इसके बाद प्लस क्या लिखा हुआ सर 2y लिखा हुआ इक्वल टू क्या हो गया सर 8 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर आप उसे क्या टेक करेंगे 1 टेक करेंगे, और अगला जो आपका 2x है प्लस आपका 3y है और इक्वल टू जो है आपका 12 गिवन है, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या सर सेकंड। आगे बस समझ में सर। अब यहाँ से जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो 4/3 आपका x है प्लस आपका 2y है सर, ये देखिए प्लस 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव हो, तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी ट्रांसपोज कहलाता है, ट्रांसपोज मेथड से ये सारी चीजें होती है। ठीक है ना, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, जो प्लस माइनस हो। ओके अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो आपका x का कोफिशिएंट a1 है, इसकी वैल्यू क्या है सर 4/3 है। y का कोफिशिएंट b1 है, इसकी वैल्यू कितना है 2 है। कांस्टेंट टर्म c1 कितना -8 है। बोलो आया सर समझ में नहीं क्लियर होगी। अब इसके बाद जो है सर आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, देखिए एक आप यहाँ पे 2x प्लस आपका क्या लिखा है 3y और ये प्लस 12 है, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो -12 होगा इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। आगे बस समझ में आती। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या लिखेंगे सर 0। x का कोफिशिएंट क्या हो गया सर a2 बराबर क्या आ गया 2 आ गया, y का कोफिशिएंट क्या है सर b2 और इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव 3 है तो 3 लिखेंगे, एंड आपका c2 जो है सर यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ माइनस तो आप -10 लिखेंगे। बोलो आगे सर समझ। तो ये कॉम्बिनेशन तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया ना होगा सारा, बोलो ठीक। अब इसके बाद जो है इनका रेशियो निकालेंगे सर, a1/a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू आपके पास देखिए 4/3 है और आपका 2 है। ठीक है ना, a2 कितना है 2 है। अब ये जो 3 है वो सर नीचे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, तो इस तरीके से 4/3 इनटू क्या हो गया 2 है, 2 2 कितना हो गया 4, तो दैट मींस 2 क्या आ गया a1/a2 की वैल्यू क्या आ गया 2/3 आ गया। बोलो आया सर समझ में क्लियर। अब इसी तरीके से आप b1/b2 निकालेंगे। b1 की देखिए यहाँ पे b1 क्या है सर b2, तो b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू पिक्चर में देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 3 है, तो ये वैल्यू तो आपका डायरेक्टली मतलब रेशियो सेम है। अब थर्ड आप निकालेंगे c1/c2 निकालेंगे। c1 आपका देखिए पिक्चर में -8 है और c2 आपका देखिए -12 है, तो सेम साइन होने की वजह से कैंसिल हो गया, और ये आपका 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2 क्या आ गया सर 3 है। लो सर ये भी रेशियो सेम है, 4th की तरह ही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो आप लिखेंगे देन
A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान क्या हो गया सर, C2 हो गया। बोलो सर आया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 क्या हो गए सर, सेम होंगे। और जब सेम हो गई तो हमारे बोथ लाइन्स आर कैसे होगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन होंगे सर जी। और इसके बाद जो है कोइंसिडेंट लाइन हो गया एंड हम दैट मीन्स क्या हो गया, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसके बाद दैट मीन्स सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, एंड सिस्टम इज कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। सिस्टम इज कैसा हो गया सर जी, कंसिस्टेंट हो गया। बोलो क्लियर है? तो दो कंडीशन हम आप देखिए सर, इस क्वेश्चन 3 में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा कि जब दोनों लाइंस हमारे पहले दो रेशियो नॉट इक्वल होती हैं तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। और आपका दूसरा कंडीशन ये था कि हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है, जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो उस केस में हमारा बेसिकली जो है आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और जब हमारी स्टार्टिंग के दो रेशियो सेम होते हैं, A1 A2 और B1 B2 का रेशियो, और थर्ड के साथ नॉट इक्वल होता है, तो हमारा बेसिकली जो होता है पैरेलल लाइंस जो होती है वो पैरेलल लाइंस हो जाती हैं और नो सॉल्यूशन होता है। इस वजह से वो सिस्टम हमारा जो होता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं, क्लियर होंगे? तो इस तरीके से आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन थर्ड करा दिए गए हैं, तो आप इसे अच्छे से आज प्रिपेयर कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 ये 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत धीरे धीरे आपको लेकर चलेंगे, बस अच्छे से आप ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है ना। बोलो बस समझ में आगे मेरे वालों, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बस कमेंट भी आल्सो पास करें। ओके सर, थैंक यू सो मच।